दोस्तों आप सभी को पता है कि हमारे सिलेक्शन में ऐसी क्या चीजें हैं जो हमें सिलेक्शन लेने से रोकती हैं। आप लोगों का सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा, आपका नंबर टेस्ट में क्यों नहीं आ रहे, आपका सिलेबस खत्म क्यों नहीं हो रहा। इन चीजों पे कभी सोचा है? नहीं। आप पढ़ाई क्यों नहीं कर पा रहे, आप मोटिवेटेड क्यों नहीं रह पा रहे। इनका रीजन क्या है? देखो बेसिक सी चीज मैं आपको एक बताऊं। आप में से 90% से ज्यादा जो लोग हैं उनमें सबसे बड़ी चीज तो है कॉमन सेंस की कमी है। वो यही नहीं डिसाइड कर पा रहे हैं कि उन्हें क्या करना है, कैसे करना है। बस जो उनका दिल करता है उस चीज को वो करते जाते हैं। जैसे कि अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हैं तो जेई की आपको सैलरी स्लिप देखना और उनके लाइफ स्टाइल देखना, उनके व्लॉग्स देखना, वो सब चीजें आपको ज्यादा सुकून देंगी, क्योंकि आपको लगता है कि आप वहां पर पहुंच जाओगे कभी ना कभी। पर ऐसा नहीं होता जब तक आप अच्छे से अपनी तैयारी नहीं करोगे। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो चीजें आपको देखनी नहीं चाहिए, पर हमको उतनी देखनी चाहिए जितनी से हमें मोटिवेशन मिल रहा है। एक लिमिट तक देखनी चाहिए। ये नहीं कि हम ऐसी ही वीडियोस को देखे जा रहे हैं, कट ऑफ कितनी जाएगी सीबीटी वन की, सीबीटी वन टू का एग्जाम कब होगा और 2025 में नोटिफिकेशन आएगा या नहीं आएगा। आप अपनी तैयारी तो कर नहीं रहे, इन चीजों पे ज्यादा ध्यान दे रहे हो। ये चीजें एक लिमिट तक अच्छी लगती है, लेकिन अगर आप इन्हीं को देखे जा रहे हो और पढ़ाई में बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हो, तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आपका एग्जाम ना इस साल निकलेगा और ना अगले साल। आपको समझना पड़ेगा पहले कौन सी चीजें आपके लिए जरूरी है और कौन सी चीजें जरूरी नहीं है। ठीक है। जैसे ये मॉक टेस्ट की वीडियो है, अब इस वीडियो को आप में से बहुत लोग थोड़ी सी देखेंगे चले जाएंगे, इंटरेस्ट नहीं आएगा, क्योंकि पहली चीज तो आप मॉक टेस्ट से ही बचते हो। मॉक टेस्ट से बचते हो, मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आ रहे तो मतलब एक डिमोटिवेशन आ जाता है, अगला मॉक टेस्ट नहीं देते ना, उसकी एनालिसिस करते हैं अच्छे से। सोचते हैं जब सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तब हम मॉक टेस्ट देना स्टार्ट करेंगे। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, सिलेबस कभी कंप्लीट नहीं होता। सिलेबस अगर आप सोच रहे हो पहले 100% कंप्लीट कर ले फिर हम टेस्ट देना स्टार्ट करें, वो कभी कंप्लीट नहीं होगा और ना ही आप टेस्ट देना स्टार्ट करोगे। मैं आपको बोल रहा हूँ टेस्ट देना स्टार्ट कर देना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहो ताकि आप समझ पाओ चीजों को। चाहे आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। मैं पूरा एनालिसिस बताऊंगा कैसे देना है और कब से आपको कितने कितने टेस्ट देने हैं। ये वीडियो ध्यान से पूरी देख लेना। और अगर अभी तक टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो टेस्ट सीरीज का सब्सक्रिप्शन ले लो पहले ही। और उसके लिए सबसे बढ़िया जो जगह आपको है वो है टेक्स्ट बुक। इसके ऊपर अभी सेल भी चल रही है इनकी, जनवरी विजडम सेल जो 30 और 31 आज और कल चलेगी, जिसमें पास प्रो आपको जो है सिर्फ और सिर्फ 699 का जो पास है वो 351 रुपीज में मिल जाएगा। उस पर भी अगर आप 12% ऑफ लेना चाहते हैं तो कोड यूज कर लेना यूएनपी। ये आपके पास होना कंपलसरी है। ठीक है, ये कंपलसरी है, इससे बढ़िया कोई आपको टेस्ट की ऐप नहीं मिलेगी। पास प्रो का फायदा है आप प्रीवियस ईयर के मॉक्स को भी यहाँ पर अच्छे से दे सकते हैं और मॉक की फॉर्म में दे सकते हैं। ठीक है, तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको ले लेना। अब बात करते हैं किन पॉइंट्स के ऊपर, ये सारे पॉइंट्स के ऊपर बात करूंगा मॉक टेस्ट एनालिसिस में। ये हो गए, मैं काफी सोच समझ के पॉइंट्स लिख कर आया हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना। मे भी थोड़ी सी वीडियो आपको लगे कि बड़ी हो गई है, पर आपको यहाँ से फायदा मिलेगा, चाहे इसकी 1.5x या 2x स्पीड करके देख लेना। ठीक है, अपनी सेंस को अच्छा करो। मैं बता रहा हूँ अभी मैं वो चीजें बनाने की कोशिश करता हूँ कि जिससे आपको पता चले कि क्या आपको करना है। अभी ग्रुप डी के एक बच्चे का मैसेज आया कि सर जोन जो है वो गलत हो गया है, आप कैसे ठीक करें, वो बदल सकता है मॉडिफिकेशन में या नहीं। मैंने कहा था आपको, कितनी बार मैंने बोल चुका हूं मैं, और नोटिफिकेशन आया तब भी बोला, एक अलग से वीडियो बनाई कि इंपॉर्टेंट 5 पॉइंट्स याद रखना फॉर्म फिल करते टाइम, कि जोन आपका चेंज नहीं होता है। फिर भी गलतियां कर रहे हो कि आप काम की वीडियो देखते ही नहीं हो, आप देखते हो जो मसाले वाली वीडियो। ठीक है, अब ये हम बात करेंगे किसके ऊपर, मॉक टेस्ट के एनालिसिस के ऊपर। मॉक टेस्ट का एनालिसिस आपको कैसे करना है, और ध्यान देना अगर आपने पूरी वीडियो अच्छे से देख ली तो आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। क्लियर हुआ? चलो, पहली चीज क्वेश्चन कैटेगराइजेशन। आप जब भी अपना मॉक टेस्ट दे रहे हैं, ठीक है, मॉक टेस्ट देने के बाद मॉक का अच्छे से आपको एनालाइज करना है। उसके जो क्वेश्चन है उनको कैटेगरीज में डिवाइड करना है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं कैटेगरीज की बात करूं तो आप कह सकते हैं एक हो गए आपके पास जो बिल्कुल न्यू क्वेश्चन है, न्यू क्वेश्चन। ठीक है, और आपको लगता है कि यहाँ से जो है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, या मतलब जो आपने सिलेबस नहीं पढ़ा वो न्यू क्वेश्चन हुआ आपके लिए, और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मेरे को पता होना चाहिए। उसको अलग एक नोटबुक में आपको नोट करना है। इसमें नोटबुक में आपको एक नोटबुक बनानी है, जिसको आप ब्रह्मास्त्र भी बोल सकते हैं अपना। ठीक है, जो आपके एग्जाम टाइम पे काम आएगी। दूसरी चीज, ऐसे क्वेश्चन जिसमें आपको एवरेज से ज्यादा टाइम लग रहा है, वहां पे नीचे एवरेज टाइम दिखाता है कि हर बच्चे ने कितना टाइम उसके अंदर लिया है। अगर वो आपका ज्यादा है एवरेज टाइम, तो आपको उन क्वेश्चंस को भी अच्छे से देखना है कि क्यों इसके अंदर मेरे को एवरेज ज्यादा टाइम, मेरा ज्यादा टाइम ज्यादा लगा। आपको क्वेश्चन आता है, आपका सोल्व भी हुआ, आंसर भी आया, लेकिन टाइम बहुत ज्यादा लग रहा है। इसका मतलब उस क्वेश्चन में आप कुछ भूल रहे थे, आपको याद करने में टाइम लगा, या कैलकुलेशन मिस्टेक हुई, किस वजह से वो गलत हुआ, उस टॉपिक को आपको देखना और उस टॉपिक को उसी टाइम खत्म करना है। क्लियर हुआ? इसके अलावा अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन अगर आपका रॉन्ग हो रहा है, ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन गलत हुआ है, मतलब आपको आता था और वो गलत हो गया, तो वो क्यों गलत हुआ, ठीक है, उसको एनालाइज करना है अच्छे से। इस तरह से आप और चाहो तो आप अगर कैटेगरीज के अंदर और बढ़ा सकते हैं। और इन सबसे जो भी इंपॉर्टेंट इनका सार निकल के आएगा, जो आपको याद रखना है, वो इस नोटबुक के अंदर आपको नोट करना है। क्लियर हुआ? नोटबुक, और ये नोटबुक आपका ब्रह्मास्त्र कहलाएगी एंड टाइम। तो पहला काम हो गया, आपको क्वेश्चन का कैटेगराइजेशन करना है।
फिर आता है प्रिपेयर एनालिसिस नोटबुक। यही चीज होगी, यही चीज बताई मैंने यहाँ पर। जो आप ये नोटबुक बना रहे हो, ये एनालिसिस की प्रॉपर नोटबुक बनानी है। इसमें सारे पॉइंट्स जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहे हैं, जो आपके गलत हो रहे हैं, जो बार बार गलत हो रहे हैं, जो टॉपिक बार बार गलत हो रहे हैं, वो सब यहाँ पे नोट करना है। और टेस्ट जब एनालिसिस कर रहे हो, जो टॉपिक आपका गलत हो रहा है बार बार, उसको उसी टाइम खत्म करना है, आगे के लिए नहीं छोड़ना। क्लियर हुआ? तीसरे पॉइंट पे आ जाते हैं। कंप्यूटर एनवायरनमेंट, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री, इन तीनों को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना। ऐसा नहीं सोचना है कि सिर्फ टेक्निकल पढ़ने से हमारा जो है काम हो जाएगा, टेक्निकल की एनालिसिस करने से काम हो जाएगा। इन तीनों के बिना आप सिलेक्शन नहीं ले सकते। ध्यान रखना, मैंने इसके ऊपर पूरी वीडियो बनाकर आपको समझाया हुआ है। जीएस को आप थोड़ा इग्नोर करके चल सकते हैं, जितना आपने पढ़ा हुआ है सीबीटी 1 के लिए, किसी और एग्जाम के लिए, उतना करके चल सकते हैं। क्यों? ये मैंने वीडियो में बताया हुआ है, ऊपर लिंक मिल जाएगा, उस वीडियो को देख लेना। पर इन तीनों सब्जेक्ट पे आपको प्रॉपर ध्यान देना है, अच्छे से। इनकी एनालिसिस अच्छे से करनी है, एक एक ऑप्शन की एनालिसिस करनी है, उनका जो नीचे डिटेल आंसर दिया होता है उसको अच्छे से देखना है, उसको नोटबुक में लिखना है। ठीक है? ये तीन से बिल्कुल भी आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। और ये ऐसे सब्जेक्ट नहीं है जीएस की तरह कि बहुत वास्ट है, कभी खत्म ही नहीं होंगे। इनको आप इजिली 1 महीने में खत्म कर सकते हो। कहाँ से करने हैं, कौन सी चैनल से करने हैं, कौन सी बुक से करने हैं, सब बता रखा है, जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर। ठीक है? प्लेलिस्ट दे रखी है पूरी। चौथा पॉइंट आता है मॉक टेस्ट आंसर पार्ट एनालिसिस। वही चीज मैंने बताई, जो आपका मॉक टेस्ट होगा ना, टेक्स्ट बुक का जो आप टेस्ट दोगे, बाकी एप्स का मुझे नहीं पता, मैंने मॉक टेस्ट हमेशा टेक्स्ट बुक के ऊपर ही दिया है। तो उसका जो नीचे एनालिसिस का पार्ट होगा ना, जब आप सॉल्यूशन देखोगे उसका, तो एक डिटेल्ड सॉल्यूशन होगा, हर पार्ट का बता रखा होगा कि ये क्यों नहीं है, ये क्यों है, ये क्यों है, ये क्यों है। तो आपको पूरा एनालिसिस स्पेशली इन 3 सब्जेक्ट्स पर लिखना है अलग से, अगर आपको नहीं आता वो कॉन्सेप्ट, आपको अच्छे से लिखना है। टेक्निकल का भी एक अलग कॉपी बना सकते हो आप, इन तीनों की एक अलग बना सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, चाहो तो एक बना सकते हो। और वो एनालिसिस का जो पार्ट है, उसको आपको नोटबुक के अंदर बहुत अच्छे से लिखना है, जो नहीं आता आपको, ताकि उसको आप रिवीजन करते रहो। और वो कॉपी जो होगी ना आपकी ब्रह्मास्त्र कॉपी, उसको आपको रोज सुबह रिवाइज करना है, आधे घंटे कम से। क्लियर हुआ? और फिफ्थ पॉइंट देखते हैं, एनालिसिस आफ्टर 4-5 मार्क्स। आपको हर टेस्ट के बाद तो एनालिसिस करना ही करना है। अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, अपने इंपॉर्टेंट फॉर्मुले, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, टॉपिक, सब उस ब्रह्मास्त्र नोटबुक में लिखना है, रोज रिवाइज करना है। कोई ऐसा टॉपिक मिल रहा है जो 2-3 टेस्ट में लगातार गलत हुआ, तो उसको पहले खत्म करना है। आपको 4-5 मॉक्स के बाद फिर एनालिसिस करना है। ठीक है? आप उस टाइम पे आप पूरे पूरे पेपर को एनालाइज नहीं करोगे। उस टाइम आपको सिर्फ वो क्वेश्चंस देखने जो आपके गलत हुए थे, उनको आपको री अटेम्प्ट मोड में करना है। यहाँ पर देखो एक पॉइंट दिया होगा मैंने, री अटेम्प्ट मोड। री अटेम्प्ट मोड फॉर मार्क्ड क्वेश्चंस। आपको क्या करना है, क्वेश्चंस को मार्क कर लेना जो आपके गलत हुए हैं, एवरेज टाइम से ज्यादा ले रहे हैं, या जो भी मैंने फिर आपको कैटेगराइज बताई है, न्यू नया क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चंस आपको मार्क कर लेना, वहां पे मार्क का ऑप्शन होता है। और उनको री अटेम्प्ट मोड में डाल के आप, उनका आंसर आपको नहीं दिखेगा, आप दोबारा अटेम्प्ट कर सकते हो, और फिर से उनको आपको एनालाइज करना है री अटेम्प्ट मोड में। ठीक है? ताकि आपको पता चल जाए कि 4-5 मॉक में आपने एनालिसिस करी है, उसका कुछ फायदा हुआ भी है या नहीं हुआ। और उन 4-5 मॉक्स के बाद जब आप एनालिसिस करोगे, तो कुछ टॉपिक ऐसे मिलेंगे जो आपको लगेगा कि हर टेस्ट के अंदर ही हमारे गलत हो रहे हैं। ठीक है? और इसका कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर नहीं है। पहले, सबसे पहले उस कॉन्सेप्ट को क्लियर करना, उसको आगे के लिए मत छोड़ना। उन 5 मॉक्स तक, 4 या 5 मॉक्स तक अपना सारे कॉन्सेप्ट क्लियर करके फिर आगे जाना। ठीक है? कितने कितने टाइम में मॉक्स देने हैं उसके ऊपर ही बात करूंगा, वीडियो के साथ लास्ट तक जुड़े रहना। अब मॉक देने कौन से हैं? एक होते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का मॉक फॉर्म में टेस्ट देना, और एक जो मॉक फॉर्म। इनमें डिफरेंस क्या है? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पहले पेपर आया है, उसी को उठा के मॉक की फॉर्म में डाल दिया जाता है। और मॉक पेपर होते हैं जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के बेस पे एनालिसिस करके उस तरह के क्वेश्चंस का नया मॉक पेपर बनाया जाता है। ठीक है? आपको दोनों टेस्ट देने बहुत जरूरी है। मॉक पेपर इसलिए देना जरूरी है कि अगर आपका, देखो क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपको आसान लगेंगे हमेशा, उसमें आपका स्कोर ज्यादा आएगा, लेकिन मॉक में आपका स्कोर कम आएगा, क्योंकि वो उसके अंदर कई सारी चीजों को ध्यान रखा जाता है कि अगर पेपर में कुछ चेंजेस हुए, लेवल बढ़ा, तो किस लेवल तक बढ़ सकती हैं चीजें। तो आपको दोनों तरह से तैयार रहना है, सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के मॉक ही नहीं देने, आपको मॉक पेपर्स भी देने। हर 2 या 3 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का मॉक देने के बाद आपको एक प्रॉपर मॉक देना, ताकि पेपर में चेंजेस हो, कुछ डिफिकल्ट आए, तो आप उसको भी टैकल कर सको। इस तरह की आपको हैबिट बनानी है। आई होप आपको समझ आया होगा अभी तक जो मैंने बताया है। चलिए आगे आते हैं। गिव प्रॉपर टाइम टू एनालिसिस। मैंने आपको बताया एनालिसिस को आपको प्रॉपर टाइम देना है। ऐसा नहीं कि 2 घंटे का पेपर होगा हमारा आरआरबी जेई का, अब रोज टेस्ट भी नहीं दे सकते हम। रोज टेस्ट देंगे तो 2 घंटे खराब जाएंगे, और 1 से 1.5 घंटा हमारा एनालिसिस में। तो आपको वीक में 2 या 3 टेस्ट देंगे। ठीक है? उस पर बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बता दूं कि आपको एनालिसिस अच्छे से करनी है। हमें पता है कि अगर किसी बॉडी, कोई डेड बॉडी है, उसका पोस्टमार्टम करने के बाद ही हमें पता चल पाता है एक एक बारीकी से कि इसके साथ क्या हुआ है, सारी चीजें पता चल पाती है। वही टेस्ट के साथ है। टेस्ट को अगर आप अच्छे से एनालिसिस करोगे, तो आप समझ पाओगे कहाँ पे क्या गलतियां कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग आप अपने आप को इंप्रूव करते जाओगे। धीरे धीरे टेस्ट का एनालिसिस करते जाओगे, तो आप अपने आप इंप्रूव होते रहोगे। खुद देखना, 10-12 मॉक के बाद आपका स्कोर पक्का बढ़ेगा, अगर आप इन चीजों का, पॉइंट का ध्यान रखोगे। और अभी आपके पास सफिशिएंट टाइम है कि आप मॉक्स दे सकते हो। क्लियर? अब देखो, आप 2 घंटे का टेस्ट दोगे, तो उसका एनालिसिस करने में आपको 1 घंटा भी लग सकता है, 2 घंटे भी, 3 घंटे भी। 2 घंटे ही मान के चलो, इससे ऊपर तो नहीं लगेगा। जिसका अच्छी कमांड है सब्जेक्ट्स के ऊपर, अच्छे मार्क्स आ रहे हैं मॉक में, उनको थोड़ा कम टाइम लगेगा एनालिसिस करने में, क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर है। लेकिन जिनके मार्क्स कम आ रहे हैं, उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, सिलेबस कवर नहीं है, उनको थोड़ा टाइम ज्यादा लग सकता है, तो उससे घबराना नहीं है।
एक पॉइंट और जो मैं यहाँ पे लिखना भूल गया कि अगर टेस्ट में कम मार्क्स आते हैं तो बिल्कुल मत घबराना भाई, बिल्कुल मत घबराना। ये मत सोचना कि अब मैं टेस्ट नहीं दूंगा, पहले सिलेबस खत्म करूंगा। मैंने आपको बताया कि सिलेबस आपका कभी खत्म नहीं होता। देखो 9th पॉइंट देखो, डोंट वेट टू कवर होल सिलेबस। कभी आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा जब तक आप टेस्ट देना स्टार्ट नहीं करोगे, धीरे धीरे उस पर काम करना नहीं करोगे। ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता कि आप 100% सिलेबस खत्म करके पहली बार में जाके फोड़ दोगे। वो 1000 में कोई एक बच्चा होता है और वो आप नहीं है। ठीक है, आपको अपने अपनी तैयारी के साथ साथ आपको अपने आप को ये भी पहचानना है कि कहां पर आप गलतियां कर रहे हो, कहां पे सुधार की जरूरत है। और वो कहां से पता चलेगा? टेस्ट सीरीज से पता। ठीक है, बहुत एनालाइज करके सारे पॉइंट्स में यहाँ पे लिख के लाओ ताकि आपको इनसे कुछ फायदा हो। क्लियर? री अटेम्प्ट मोड मैंने आपको बता ही दिया। डोंट वेट टू कवर होल सिलेबस के कंप्लीट होने का बिल्कुल इंतजार नहीं आपको करना है। गिव मॉक एट द सेम टाइम ऑफ एग्जाम, ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट। अभी बेसिकली आपकी एग्जाम की डेट्स नहीं आई है, आपकी शिफ्ट नहीं पता, पर हमें पता है कि हमारा एग्जाम सुबह की शिफ्ट में, दोपहर की शिफ्ट में या शाम की शिफ्ट, 3 शिफ्ट में हो सकता है। ठीक है, तो आपको अपने टेस्ट भी उसी हिसाब से देने हैं। कभी आपने मॉर्निंग शिफ्ट के टाइम पे दे लिया 10 से 12 के बीच में, कभी आपने इवनिंग शिफ्ट के टाइम पे दे लिया 1 से 3 के बीच में, कभी शाम की शिफ्ट के टाइम पे दे लिया 4-5 बजे के आसपास। तो आपको उन्हीं टाइम्स पे देना है टेस्ट अपने मॉक, जिन टाइम पे आपका रियल एग्जाम होता है, ताकि आप एग्जाम के टाइम पे आपका माइंड उसी के अकॉर्डिंग प्रिपेयर हो सके। क्लियर हुई ये चीज? काफी इंपॉर्टेंट चीज है, इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, अगर आप इन चीजों के ऊपर ध्यान दोगे तो आप काफी अच्छे से अपना कर पाओगे। ठीक है, और टेस्ट का जो एनालिसिस करना है ना आपको, अब ध्यान रखना, टेस्ट का एनालिसिस करने से पहले आपको ये नहीं है कि वेट करना है। मतलब जब आप टेस्ट देने बैठ रहे हो ना, आपको 10 मिनट पहले अपनी स्क्रीन के आगे बैठ जाना है, फोन स्विच ऑफ कर देना 5 से 10 मिनट, और अपना कॉन्सेंट्रेशन बनाना। फिर 10 बजे मान लो आप टेस्ट स्टार्ट कर रहे हो तो 9:50 पे बैठ जाओ, 10 बजे टेस्ट स्टार्ट करो, 11 बजे आपका मान लो टेस्ट खत्म हो रहा है, तो सिर्फ इसके बाद 10 मिनट का ब्रेक लेना है और उसी टाइम पर आपको एनालिसिस करनी है। ये नहीं सोचना आधे घंटे बाद एनालिसिस कर लेंगे, एक घंटे बाद एनालिसिस कर लेंगे, कल एनालिसिस कर लेंगे। बहुत बड़ी मिस्टेक है। आपका माइंड उस टाइम टेस्ट के फेज में होता है बायोलॉजिकली, और वो सोच रहा होता है कौन से क्वेश्चन में ऐसे करने से ठीक हो सकता था, ये गलतियां हो सकती थी, ये ऐसे कर सकता था। वो उस टाइम माइंड आपका अच्छे से काम कर रहा होता है, आपको हर एक क्वेश्चन का पता होता है क्योंकि आप उस पर प्रॉपर टाइम देकर आए। तो आप उसी टाइम एनालिसिस करोगे तो आप बेहतर एनालिसिस कर पाओगे। तो हमेशा एनालिसिस जो है आपको 10 मिनट के बाद स्टार्ट, 15 मिनट 10 मिनट के बाद, इवन कोई इमरजेंसी नहीं है, मेडिकल इमरजेंसी नहीं है, कहीं जाना नहीं है, तो आप टाइम ले सकते हैं। अदरवाइज आपको 10 से 15 मिनट में एनालिसिस को स्टार्ट कर दो। ब्रह्मास्त्र कॉपी जरूर बनाना, वो बहुत जरूरी है। क्लियर? और कोई पॉइंट रह गया? हाँ, मैंने सारे पॉइंट्स को यहाँ पे अच्छे से कवर कर लिया है। इन एक एक पॉइंट को अच्छे से देख लेना, सुन लेना जो मैंने बताया है, और अपने लिए खुद का डिसीजन लेना सीखो कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है और क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। रोज रोज किसी के स्कोर कार्ड दिखा रहा है, रोज कैलकुलेशन बता रहा है कि इतने मार्क्स ले आओ, इतने मार्क्स ले आओ, कैसे लाओगे? पहले अपने टेस्ट के अंदर उतने मार्क्स तक पहुंचो तो सही, तब उन चीजों को देखो। उनके व्लॉग्स देख रहे हो, ठीक है, बहुत इस तरह की चीजों से बच के रहो, डिसाइड करो कि क्या आपके लिए फायदे की चीजें, क्या नहीं है। कॉमन सेंस अपनी डेवलप करो, बहुत जरूरी है। ठीक है, बाकी आप मेरे से कोई भी डाउट आता है तो मैथ्स बाय रवि सर पे पूछ सकते हैं, इंस्टाग्राम आईडी है, और अनलर्निंग पाठशाला पे मैं आपको स्टडी मटेरियल देता रहता हूँ, वहां पे जाके आप मुझसे जुड़ सकते हैं। मिलता हूँ अगले वीडियो में, धन्यवाद।